श्रद्धेय मंच, सामने बैठे श्रोता और विद्यार्थी, मेरे लिए आज बहुत ही धर्म संकट है कि सामने मेरे गुरु बैठे हैं और मैं उनके सामने विषय विशेषज्ञ के रूप में यहाँ बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इनको ही देख देख के जो भी पढ़ा लिखा और समझा है, तो अगर कोई गलती हो तो नहीं आराम से सर आपकी। तो आज ये जो 3 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी है, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, भारत नेपाल अंतर संबंधों की विकास यात्रा अतीत से वर्तमान तक, तो भारत नेपाल 2 संप्रभु राष्ट्र, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिमालय के गोद में स्थित भारत एक भू आवृत राष्ट्र है, परंतु हम कह सकते हैं कि इस मामले में भारत और नेपाल अभिन्न है, क्योंकि दोनों राष्ट्रों की जो संस्कृति के मूल स्वर है वो एक है। दोनों राष्ट्रों की जो जीवन दृष्टि है, विशेषकर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि, जो पूर्वज परंपरा है, उसके जो सूत्र है वो एक दूसरे से गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं, या यूं कहें कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और ऐसे में आज की जो कल से जो ये संगोष्ठी चली है 3 दिन की, तो भारत नेपाल के इस तरह के पारिवारिक संबंधों को आधुनिक संदर्भों में कैसे रेखांकित करना है, उसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण और छोटा सा प्रयास है। और मेरे ख्याल से ये प्रयास हम सभी की तरफ से है और ये सफल होता हुआ भी दिख रहा है, जिस तरह से सत्र चल रहे हैं और उसमें लोग अपनी बात कह रहे हैं। शोधार्थियों ने भी अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया और तमाम चीजों पर अपना प्रकाश किया। तो भारत नेपाल 2 संप्रभु राष्ट्र हैं, लेकिन संप्रभु राष्ट्र होते हुए भी प्राकृतिक रूप से और सांस्कृतिक दृष्टि से हम उस मजबूत डोर से बंधे हुए हैं जो अटूट है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। सामरिक दृष्टि से भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब और जो है नागपन को थोड़ा नागपन, हाँ, तो इसकी एक मजबूत कड़ी जो है वो थोड़ा सा इतिहास में मैं ले जाना चाहूंगी, थोड़ा सा, कि हम देख रहे हैं कि 1500 ईसा पूर्व के, अगर हम देखें कि जो सत्ताओं के जो राजनीतिक लाभ हानि का जो गणित है उसको अगर हम छोड़ दें, तो इनके जनता के बीच में जो संबंध है वो पारिवारिक संबंध जैसे है। 1500 ईसा पूर्व के लगभग इन दोनों के बीच में जो संबंध था वो प्रारंभ हो चुका था। और महात्मा बुद्ध जी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी एक मजबूत कड़ी बने। फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अयोध्या के रघुवंशी राजा श्री राम, वहां से लेकर चाहे मगध की फर्स्ट डायनेस्टी है, उसका हरिण वंश का जो राजा है बिंबिसार, बिमौर सम्राट अशोक, फिर गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने भी नेपाल के साथ वैवाहिक संबंधों के साथ जो है एक मजबूत रिश्ता कायम किया। लेकिन इसकी सबसे मजबूत कड़ी है नाथपंथ। नेपाल में महायोगी गोरखनाथ, मसेंद्रनाथ और उनके जो नाथ पंथ है, उनके द्वारा प्रवर्तित जो नाथ पंथ है, उसको जो प्रतिष्ठा प्राप्त है, हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में वहाँ की जो मूल
धार्मिक आध्यात्मिक धारा होती है वही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वहाँ की, लेकिन नाथपंथ को वो प्रतिष्ठा प्राप्त है। ये महत्वपूर्ण बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2006 के पूर्व तक वहाँ का जो राजशाही परिवार था, राजवंश था, उसके द्वारा जो प्रवर्तित मुद्रा थी उसमें गोरखनाथ जी की चरण पादुका का अंकन है, उसमें श्री श्री गोरक्षनाथाय का अंकन है। तो इस बात का एक महत्वपूर्ण सूचक है कि नेपाल में, नेपाल के जनजीवन पर नाथपंथ का क्या प्रभाव है, गोरखनाथ जी की क्या महत्ता है। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति और आस्था के आगे देश या राज्य की सीमाओं का कोई मतलब, सीमाओं के बंटवारे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हम दर्शन की बात नहीं करेंगे, हम सामान्य जन की बात करेंगे कि नेपाली जनता किस तरह गहरे रूप से जो है भारतीय जनमानस के साथ और नाथपंथ के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि अभी हर्षवर्धन सिंह ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि यहाँ का जो गोरखनाथपंथ का जो पीठ है, श्री गोरखनाथ मंदिर, वहाँ पर पर्वों के अवसर पे, किसी भी त्योहार पर्व के अवसर पे, मकर संक्रांति के अवसर पर नेपाली जनजीवन का आना, खिचड़ी चढ़ाना, वहाँ के राजशाही परिवार का खिचड़ी, ये सभी कुछ बहुत ही। तो इसके साथ ही अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं अपनी बात यहीं को समाप्त करती हूँ और आगे भारत नेपाल अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करें और इसके लिए न केवल राजनयिक प्रयास तो करने ही होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों की इस डोर को बनाए रखना